नमस्कार, आप बदलता बिहार देख रहे हैं और हम अभी छपरा शहर में मौजूद हैं। कौटिल्य जीएस एकेडमी है और कौटिल्य जीएस एकेडमी में आने का उद्देश्य है कि कोरोना काल के बाद एजुकेशन संस्थान पे और शिक्षा जगत पे, शिक्षा पे क्या कुछ प्रभाव पड़ा है। हमारे साथ कौटिल्य जीएस एकेडमी के डायरेक्टर हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मैं नागेंद्र कुमार और मेरा कोचिंग जो है कौटिल्य जीएस एकेडमी चलता है इस छपरा शहर में, काशी बाजार। कौटिल्य जीएस एकेडमी में मूलतः किन किन विषयों की पढ़ाई होती है, क्या चीज़ की तैयारी होती है? मेरे यहाँ मुख्य रूप से जीके और जीएस और इंग्लिश की तैयारी होती है और मैथ रीजनिंग की भी तैयारी होती है। तो सर, हम लोग बात करेंगे कि जो 13 महीना या 14 महीना कोरोना के समय में कोचिंग संस्थान या प्राइवेट जो भी एजुकेशन, यूँ कहें तो पूरा भारत ही बंद था। इतने दिनों में इतना तबाही हुआ, बहुत सारे परेशानियां हुई, लेकिन शिक्षा जगत पे क्या कुछ प्रभाव पड़ा है? इतने दिनों बाद अगर बच्चे आ रहे हैं क्लास करने के लिए, तो उनको डायरेक्ट विषय वस्तु पे पढ़ाया जा रहा है या फिर उनको बेसिक से बताया जा रहा है? देखिए, आपने एक बात कही कि पूरे देश में इसका प्रभाव पड़ा है, तो जाहिर सी बात है हर क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ा और मूलतः हम लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। तो शिक्षा जगत के बारे में अगर मैं बात कहूँ तो 10 माह तो लगभग बंद हो ही गया एक तरीके से देखा जाए तो। और इसमें कंपटीशन क्लासेस या एकेडमिक क्लासेस दोनों क्या रहे, एक तरीके से बाधित रहे और बाधित होने से पढ़ाई पर तो बहुत बुरा असर पड़ा है। और इसमें जो एकेडमिक बच्चे हैं, जो एक पढ़ने का एक धारा होता है, कहीं ना कहीं टूटा। और जो कंपटीशन के ही बच्चे हैं, बीच में कोई वैकेंसी नहीं आई, एक धारा पढ़ने का होता है, वो भी उनका टूट गया। तो बीच में हर चीज़ को लेकर चलना पड़ रहा है। और जो निजी तौर पे अपना कोचिंग संस्थान चलाते हैं, आप कोचिंग स्कूल वगैरह चलाते हैं, वो सारा चीज़ें बंद रहीं। आमतौर पे निजी कोचिंग संस्थान किसी का अपना नहीं होता है। सुदूर ग्रामीण इलाके से भी जो टैलेंटेड टीचर हैं, वो शहर में आके किराए के मकान में रूम लेकर रहते हैं, मोटी रकम देते हैं किराए के रूप में। तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ के मकान मालिक ने किराए में कोई रिबेट किया कि नहीं, और सरकार का क्या ध्यान रहा प्राइवेट शिक्षक संस्थानों पे, इस पर बताएं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है तो रिबेट तो कहीं मिला नहीं, और कोई लोग किए होंगे ऐसा कुछ, मैं नहीं कह सकता, हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ, सरकार को थोड़ी सी इस चीज़ पर ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि भारत में शिक्षा का जहाँ तक माध्यम है वो 2 माध्यम है, एक निजी शिक्षा माध्यम है और एक सरकारी शिक्षा माध्यम। तो जो सरकारी शिक्षक हैं स्कूल बंद रहे, लेकिन उनका जो पेमेंट है या रोजी रोटी है चलता रहा। लेकिन जो प्राइवेट शिक्षक हैं उनका तो पूर्णतः इसी पर टिका हुआ सब चीज़ आधार है। कोचिंग चला या स्कूल चला, जो गार्जियन दिए उसी से सब चीज़ चलने वाला है। इस दौरान इन लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ा है और वर्तमान में भी जो है संघर्ष करना पड़ रहा है। तो मेरी जहाँ तक अपनी सोच और समझ है, सरकार को भी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इन दोनों को सोच विचार के प्राइवेट जो संस्थान हैं जो बंद रहे, या फिर आगे कुछ सिस्टम तैयार करने चाहिए कि वो भी आपके देश के नागरिक हैं, वो भी क्या हैं, एक इंसान है, और उनकी रोजी रोटी कैसे चले, इस पर भी ध्यान देना थोड़ा ज़रूरी है। इतने लंबे समय जो कोचिंग संस्थान या यूँ कहे तो पूरा भारत बंद था, और उतने लंबे समय के बाद पुनः फिर शुरू हुआ और धीरे धीरे बहुत चीज़ें खुलने लगी थी, लेकिन फिर से कोरोना ने अपना प्रकोप बढ़ाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र और अन्य राज्यों की आंकड़ा देखा जाए तो वहाँ तेज़ी से कोरोना फिर बढ़ रहा है। सर, फिर अगर बंद पड़ता है तो क्या कुछ असर पड़ेगा? देखिए, असर तो दोनों तरीके से पड़ेगा। एक तो उनकी आर्थिक तंगी पहले से ही है, फिर तंगी हो जाएगी, और दूसरी चीज़ जो बच्चे पढ़ने वाले हैं पहले से भी उनका सिस्टम टूटा हुआ है, वो चैन फिर पढ़ाई का टूट जाएगा। तो इसमें सरकार को हर जगह देख के किस तरीके से सुविधा देना है। वैसे वैक्सीन तो आ ही गई है, और वैक्सीन आ गई है, फिर हमारे समाज में कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, उनको एक्टिव रखने के लिए कहा जाए कि इसे कैसे बचा जाए। कि बंद कर देना ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, कितना दिन बंद कीजिएगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या कुछ बदलाव हुआ है? कोरोना काल में जो इतने दिन बंद था तो बहुत सारे कोचिंग संस्थान ऑनलाइन पढ़ाई अपना जारी रखा है। ऑनलाइन कितना % सक्सेस है, और ऑनलाइन में क्या कुछ बदलाव हुआ है? देखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों 2 चीज़ें हुई।
ऑनलाइन जो है अपने यहाँ सक्सेस हुआ है इस कोरोना काल में, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा पहले इतने ऑनलाइन क्लासेस नहीं थे, इसको लोग समझ भी नहीं पाते थे, लेकिन कुछ त्रुटियां हैं इसमें। त्रुटियां ये हैं कि गांव में कुछ लोग हैं, कुछ लोग शहर में हैं, कुछ लोग काफ़ी गरीब तबके के हैं, हर आदमी का लेवल नहीं है। मैंने काफ़ी नज़दीक से जाकर देखा है, ऑनलाइन क्लास के लिए सबके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन होना ज़रूरी है, लेकिन आप मात्रा में नेट वहाँ अवेलेबल होना, नेट होना ज़रूरी है। मैंने देखा है कुछ ऐसे फैमिली हैं जिनके यहाँ सिंपल बात करने के लिए भी अभी फ़ोन नहीं है, उनके बच्चे भी गांव देहात में पढ़ने जाते हैं, जो प्राइमरी स्कूल है या फिर बहुत सारे विद्यालय हैं, तो उनको कैसे गाइड किया जाएगा, ये दिक्कत है। ऑफलाइन में क्या होता है, चाहे आप जिस तबका को, चाहे आप स्मार्ट हों या फिर लो लेवल से आए हों या फिर काफ़ी बड़े फैमिली से आए हों, सबको एक साथ लेकर सारी चीज़ों को समझाया जाता है, बताया जाता है। और ऑफलाइन में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि बच्चे आँख के सामने होते हैं, ऑनलाइन में भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक हृदय से जुड़ाव होता है, दिमाग से जुड़ाव होता है। उसके बाद बहुत सारी ऐसी सिस्टम होती हैं जो ऑफलाइन में जो दिया जा सकता है वो ऑनलाइन में नहीं दिया जा सकता है। इस चीज़ को थोड़ा समझने की चीज़ है, हर चीज़ ऑनलाइन से पूरा नहीं किया जा सकता है। खास करके जो एजुकेशन की चीज़ होती है, बच्चे का जो दिमाग का स्टैंडर्ड होता है, ठीक है ना, बच्चा क्या करके आया नहीं करके आया, एक शिक्षक उस पर एक नज़र रखता है, तो उसमें उसकी विकास बच्चे की कुछ ज़्यादा होती है। ऑनलाइन एक प्रोफेशनल है ना से हाँ भला, हाँ आप जो काफ़ी अच्छे बच्चे हैं, अच्छे फैमिली के हैं, उनके लिए ऑनलाइन ठीक है। हाँ, ऑनलाइन उसी के लिए ठीक है जो बच्चा पहले से कुछ जानता है, समझदार है। आज के दौर में आप सरकारी नौकरी की तैयारी कराते हैं और बेरोजगारों की फ़ौज खड़ी है अपने देश में। यूँ कहें तो आज अभी हम लोग फरवरी के लास्ट वीक में हैं और अभी जो ट्विटर पे आंदोलन चल रहा है, ऑनलाइन आंदोलन भी चल रहा है आज के समय में। तो ऑनलाइन आंदोलन में मोदी जी रोजगार तो नंबर 1 पे ट्रेड कर रहा है। तो बहुत सारे जो बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करने आते हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में हताशा है, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं कि हम तैयारी करते हैं तो हमको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए, ये तो बात सही है, बेरोजगारी तो बढ़ी है, चाहे जो कहिए। एक तो बंद हुआ तो किस तरीके से बंद हुआ, बंद का सिस्टम फिर खुला, तो जो लोग बेरोजगार हुए हैं सरकार को थोड़ा नज़र इस पर रखनी चाहिए। और एक बात मैं बतलाना चाहूँगा कि बेरोजगारी बढ़ी और सरकार अभी जो है निजीकरण की ओर जा रही है। मैं निजीकरण का मतलब विरोधी नहीं हूँ, लेकिन सरकारी संस्थानों का निजीकरण, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, कहाँ तक जायज़ है? देखिए, जायज़ भी है और नाजायज़ भी है, लेकिन सरकार का एक मोटो है, उस मोटो को सामने जनता के बीच लाए कि वो निजीकरण भी कर रही है, किस तरीके से कर रही है। सरकार अपने फ़ायदे के लिए कर रही है या आम आदमी को फ़ायदा हो? अगर आम आदमी को फ़ायदा होता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आम आदमी को आमतौर पे जो गरीब तबके के छात्र हैं उनके पास तो संसाधन का अभाव है, और जो सरकारी नौकरी की तैयारी होती है उसमें तरह तरह के अपडेट भी होते रहते हैं, विषय वस्तु में बहुत लंबा पढ़ाई पढ़ना होता है। तो अभी के जो बच्चे हैं वो कैसे तैयारी करें कि उनको जल्दी जॉब लग जाए। हालांकि जॉब लगने का शॉर्टकट का रास्ता नहीं होता है, धैर्य से उनको समय देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी बहुत कुछ पढ़ना होता है, तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं, कंटिन्यू हर चीज़ को बारीकी से पढ़ते हैं। तो अभी के समय में मान के चलिए कैसे बच्चे तैयारी करें कि उनको सफलता जल्दी मिल जाए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले तो उनको एक टारगेट फिक्स करना होगा। वो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो अपना एकदम फिक्स कर ले टारगेट कि मुझे रेलवे ही में जाना है। बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो बैंक फिक्स कर ले, सेना में जाना है तो सेना की अपनी टारगेट फिक्स कर ले, उस पर पहले फोकस किया जाए। चूँकि सबका सिलेबस लगभग एक है, लेकिन फिर थोड़ा सा अंतर हो जाता है। जैसे रेलवे का आप एग्जाम देने जाते हैं उसमें इंग्लिश नहीं पूछी जाती है, बैंक का एग्जाम देने जाइएगा उसमें इंग्लिश होगी, मैथ रीजनिंग होगा, ठीक है ना, ज़्यादा फोकस होगा। एसएससी के एग्जाम देने के लिए जाइएगा उसमें चारों सेगमेंट आपको देखना पड़ता है, इंग्लिश हो गया, जीएस हो गया, मैथ रीजनिंग हो गया। तो उसमें पहले तो स्टूडेंट को अपने आप को दिमाग में सेटअप करना होता है कि मुझे तैयारी किस चीज़ की करनी है, उस हिसाब से थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि किताबें बहुत होती हैं, बहुत कुछ पढ़ना होता है, लेकिन उसका सिलेबस है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन होते हैं, वर्तमान में क्या पूछे जा रहे हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान में रखकर मेहनत कराया जाता है। हम भी उस तरीके से मेहनत कराते हैं, बहुत सारे बच्चे सफल हुए हैं। और जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक जो होता है चीज़, हम लोग
बतलाते हैं, उसमें कहीं भी कोई त्रुटि उसकी न रहे। बेसिकली जो उसको प्रॉब्लम होता है वहाँ से लेकर या एडवांस जो प्रॉब्लम होता है वहाँ तक हम लोग ध्यान में रखते हैं। शिक्षक को समझना है और उसी स्तर से स्टूडेंट से क्या कराना है, मेहनत कराना है, न कि स्टूडेंट का लेवल क्या है थोड़ा कम है और उसकी आर्थिक स्थिति भी उस लेवल की नहीं है, कितने दिनों तक वह मार्केट में रह सकता है। एक शिक्षण संस्थान जो चलाते हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि थोड़ा उस चीज़ को समझें, न कि अपने फ़ायदे की चीज़ देखें और उसी हिसाब से उसे तैयारी कर उसमें नौकरी उसे लगा दी जाए। कौटिल्या जीएस एकेडमी जो संचालित होती है आपके द्वारा, उसमें जो गरीब तबके के बच्चे आते हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, वन टाइम में जो अभी आपका फ़ी है वो नहीं दे पाते हैं या फिर फ़ी देने में अक्षम है, और लेकिन वो लेबोरियस नहीं है, मेहनती हैं और वो तैयारी कर सकते हैं, तो उनके लिए आपको क्या कुछ व्यवस्था है? देखिए, उनके लिए एक तो मैं वास्तविक टटोलता हूँ कि वास्तव में वो हैं कि नहीं। अगर हैं तो हमारे यहाँ 50% लेस है। ग्रामीण और सुदूर क्षेत्र से आने वाले बच्चे अगर कौटिल्या जीएस एकेडमी में पढ़ना चाहते हैं तो वो उनके लिए सुगम मार्ग क्या होगा, और ये मतलब आसानी से बच्चे कैसे पहुंच जाएंगे और कहाँ है? लोकेशन मेरी काशी बाजार चौक, माता रानी का जहाँ स्थान है, डबल ट्रांसफार्मर जस्ट उसके सामने मेरा संस्थान है, छपरा में। तो ग्रामीण क्षेत्रों से अगर बच्चे आते हैं जिनके यहाँ ट्रेन की सुविधा है या बस की सुविधा है, वो कहाँ आएंगे तो वो आसानी से पहुँच जाएंगे? ट्रेन से आएंगे तो वो तो स्टेशन चले आएंगे और स्टेशन से 5 से 10 मिनट लगेगा हमारे संस्थान पर आने में, या फिर गांव से आते हैं तो बस से या तो भगवान बाजार आ जाएंगे, वहाँ से पैदल आ जाएंगे, या फिर काशी बाजार के लिए दूर दराज से आते हैं या गुदरी आते हैं तो आसानी से पूछ सकते हैं हमारे बारे में। और यहाँ काशी बाजार चौक माता रानी स्थान के पास मेरा संस्थान है। हाँ, धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। तो अभी आप लोग देख रहे थे बदलता बिहार, और ये एजुकेशन पे स्पेशल सेगमेंट देख रहे हैं जो कोरोना काल के बाद एजुकेशन पे क्या प्रभाव पड़ा। आगे भी हम इसी तरह का अपडेट देते रहेंगे। खबरों पर बने रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना